डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम राज्यसभा के बारे में जानेंगे। उसमें इलेक्शन अनाउंस कर दिया गया है और इंटरेस्टिंगली आपने देखा होगा कि बिहार से काफ़ी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स ने राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। तो बिहार के एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे कि राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है। इसको आज पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें हैं, इन सबको आज हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए कि राज्यसभा का कंपोजिशन क्या होता है। ये जो है आर्टिकल 80 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें ये बात दी गई है कि उनका स्ट्रेंथ क्या होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात कही गई है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है 250 हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट स्ट्रेंथ 245 है। अब 245 क्यों है, कम क्यों है? क्योंकि इसे फ्रीज कर दिया गया 1971 के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और जब 2026 के बाद जब हमारा सेंसस होगा, उसके बाद डीलिमिटेशन होगा, तो ये सीट को बढ़ाया जाएगा। सेंसस के बाद फिर डीलिमिटेशन होगा। इस डेटा के आधार पर डीलिमिटेशन करके फिर आप नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो ये 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको फ्रीज कर दिया गया था। तो 5 कम है अभी। तो ये जो 250 का जो डिवीजन था, अगर आप देखेंगे तो 238 जो था स्टेट्स और यूटी से इलेक्ट होंगे, जो कि करंट जो है वो 233 है। स्टेट और यूटी से 233 आते हैं और 12 जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। जो याद करने का तरीका है ALSS। ये सोशल सर्विस, साइंस, लैंग्वेज, आर्ट के इस फील्ड के जो लोग होंगे, उनमें से 12 लोगों को चुना जाएगा, द नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम आज बात कर रहे हैं कि इलेक्टेड मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो आज हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। तो ये अगर आप देखेंगे कि कैसे सीटों को अलॉट किया जाता है, तो यहाँ आपको बहुत जरूरी है कि शेड्यूल 4 के बारे में आप जानें कि शेड्यूल 4 क्या है। शेड्यूल 4 में अगर आप देखेंगे तो ये एक लिस्ट है कि किस स्टेट से राज्यसभा में कितने मेंबर्स इलेक्ट होंगे। स्टेट वाइज एलोकेट किया गया है और स्टेट किस स्टेट से कितने आएंगे तो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन है। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन किसका है तो यूपी का। तो हाईएस्ट सीट जो है यूपी से 31 सीट्स हैं। और स्मॉल स्टेट्स जैसे कि सिक्किम है, गोवा है, मणिपुर है, वहां से एक ही सीट है राज्यसभा के अंतर्गत। और बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख, यहाँ से जीरो नॉमिनेशन है, जीरो सीट्स हैं। और कुछ यूटी जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे दिल्ली, यहाँ से है, जम्मू एंड कश्मीर से है, और पुडुचेरी। ये 3 जगह से आप देखेंगे कि सीटें हैं। पुडुचेरी से एक ही सीट है। तो बेसिस ऑफ एलोकेशन पॉपुलेशन के आधार पे है। पॉपुलेशन और शेड्यूल 4 में आपका जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए चेंजेज आते हैं, जैसे मान लीजिए नया यूनियन टेरिटरी बना, JNK को चेंज किया गया, बाउंड्री चेंज हुई, तो ये कौन करेगा? सेंट्रल पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बाय लॉ आपका शेड्यूल 4 में चेंजेस लाएगा और उस सीट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये शेड्यूल 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 4 में क्या दिया गया है तो अलग लिस्ट ऑफ स्टेट्स, किस स्टेट में कितनी सीटें हैं आपके राज्यसभा में, वो दी गई है। यूपी से 31 है, बिहार से 16 है। बिहार से 16 सीटें हैं राज्यसभा के लिए। इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है तो इलेक्शन का प्रोसेस इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है कि जनता इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। लेकिन कौन पार्टिसिपेट करते हैं तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी MLA जो चुन के गए हैं विधानसभा में, वही भाग लेते हैं। MLC भाग नहीं लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले लोग भाग नहीं लेते। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल बट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। तरीका क्या होता है तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये हम समझेंगे इसको क्या होता है। ये जब आप वोट की काउंटिंग देखेंगे और वोटिंग का पैटर्न देखेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और तरीका क्या है, PR विथ STV, ये याद कर लीजिए, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे चुनाव होता है। तो शेड्यूल की बात करें तो हर एक 2 साल में 1/3 ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स रिटायर करते हैं। 6 साल का
एक व्यक्ति का टेन्योर होता है, लेकिन एवरी 2 इयर्स 1/3 ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स रिटायर। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन चुनाव कराता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो नोटिफिकेशन इशू करता है कि इस वेकेंट सीट के लिए हम दोबारा इसको चुनाव कराना चाहते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? तो इंडियन सिटीजन होने चाहिए और एटलीस्ट 30 इयर्स ओल्ड होने चाहिए। ये 30 इयर्स है, लोकसभा के लिए अगर आप देखेंगे तो 25 इयर्स है। इसलिए भी अगर आप कहें कि ये हाउस ऑफ एल्डर्स है, क्योंकि यहाँ पे सीनियर लोग आते हैं, मैच्योर लोग आते हैं। अब देखिए कि एलिजिबिलिटी तो आपने समझ लिया। अब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कौन व्यक्ति नॉमिनेशन फाइल कर सकता है? तो उसके लिए अगर जो शर्त है कि एटलीस्ट 10 सदस्य का उसको समर्थन प्राप्त होना चाहिए, मस्ट बी प्रोपोज्ड बाई। जब आप नॉमिनेशन फाइल करें तो 10 मेंबर उसके ऊपर सिग्नेचर करें ऑफ द स्टेट असेंबली, या दो कंडीशन है, और 10% ऑफ द पार्टी स्ट्रेंथ इन द हाउस विच एवर इज लेस। लेस की बात हो रही है, अगर जैसे मान लीजिए बिहार की आप बात करते हैं, तो बिहार में महागठबंधन के 35 सीट ही हैं। तो 35 का 10% कितना है? 3.5। इसको राउंड ऑफ भी कीजिए तो 4 के आसपास आएगा। तो यहाँ 4 लोगों का समर्थन से आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। या तो मिनिमम 10 होना चाहिए, दोनों में से जो लेस है। तो इसके पास 35 ही है, तो इसका जो 10% निकाल लीजिए कि 10% मेंबर का समर्थन होना चाहिए, तो 4 मेंबर से आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, अब वोटिंग प्रोसेस को देखते हैं। कौन वोट करता है? तो एमएलएज, जो चुने हुए विधायक हैं, इलेक्टेड जो हैं। पहले नॉमिनेटेड भी होते थे एक सीट, लेकिन अब तो वो हटा दिया गया है, तो अब सारे के सारे इलेक्टेड ही हैं। ऑल टू बिहार की बात करें तो ऑल 243 आर इलेक्टेड। ये 243 लोग वोटिंग में भाग लेंगे। अब ये वोटिंग कैसे होगी? तो ये बैलेट पेपर से होती है। बैलेट पेपर का स्वरूप मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये बैलेट पेपर है, इधर नेम ऑफ द कैंडिडेट है, इधर नेम है, और इधर आपको प्रेफरेंस भरना पड़ता है। कैंडिडेट ए, बी, सी, मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं। इस बार तो ऐसे 5 कैंडिडेट हैं, तो डी, ई, 5 कैंडिडेट्स हैं। 5 कैंडिडेट्स हैं, तो इसमें वो जो भी आएगा भरेगा, उसको प्रेफरेंस भरना होगा। वो मान लीजिए इसको फर्स्ट प्रेफरेंस भर रहा है, इसको सेकंड प्रेफरेंस दे रहा है, थर्ड प्रेफरेंस दे रहा है, इसको फोर्थ प्रेफरेंस दे रहा है, इसको फिफ्थ प्रेफरेंस दे रहा है। तो ऐसे प्रेफरेंस भरना है। सिर्फ एक वोटिंग, एक इसको बी के सामने वाला बटन दबा दिया नहीं, पेपर पे होता है। ये बैलेट पेपर है जिसमें आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है। फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कैंडिडेट मेरा ये है, सेकंड प्रेफरेंस वाला कैंडिडेट ये है, थर्ड प्रेफरेंस मैं इसको देता हूँ, फोर्थ प्रेफरेंस इसको देता हूँ, फिफ्थ, इस टाइप से आपको प्रेफरेंस देना होता है। तो आपने प्रेफरेंस दे दिया। अब ट्रांसपेरेंसी के लिए आप देखेंगे कि ये ओपन बैलेट होता है। ओपन बैलेट, इसका मतलब क्या है कि जहां आप ये अपने जो बैलेट पेपर को फिल कर रहे हैं उसको आप ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे। ये मान लीजिए ड्रॉप बॉक्स है, ड्रॉप बॉक्स है, इसमें आप डालेंगे। इस ड्रॉप बॉक्स में जब आप डालने जाएंगे तो यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा रहेगा जो उस पार्टी का प्रतिनिधि होगा। पार्टी का जो प्रतिनिधि होगा उसको आप कह लीजिए कि ऑथोराइज्ड एजेंट, ऑथोराइज्ड एजेंट है वो, ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ द पार्टी यहाँ बैठा है। उसको आपको दिखाना है कि मैंने ये प्रेफरेंस भरा है, और फिर उसके बाद उसको आप ड्रॉप बॉक्स में डालते हैं। यानी ये सीक्रेट बैलेट नहीं है, सीक्रेट नहीं है, सीक्रेट नहीं है। पार्टी के जो हाई कमान है, पार्टी के जो बॉस हैं, वो आपको जान रहे हैं कि आपने क्या प्रेफरेंस भरा है, और फिर आप उसके अंदर डालिए। अब कोई मान लीजिए कि निर्दलीय है, उसको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसका तो वो खुद ही है, तो उसका तो कोई पार्टी बॉस है नहीं, ना ही उसका पार्टी का एजेंट है, वो किसी को नहीं दिखाएगा, अपना वो अपना भर देगा। लेकिन बाकी जो पार्टी के मेंबर्स हैं, वो पार्टी के जो ऑथोराइज्ड पार्टी के जो मेंबर हैं, वहां पे एजेंट है, उनको दिखा के तब आप उसमें अंदर डालते हैं। ये पहले नहीं था, ये 2004 के आसपास अमेंडमेंट करके इसको बदलाव किया गया। दो बदलाव की गई, एक तो जो ये ओपन बैलेट है, और दूसरा जो बदलाव किया गया कि इसमें नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जो शर्त थी, उसमें पहले था कि उसी स्टेट का व्यक्ति होना चाहिए, उसके स्टेट में उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। लेकिन ये स्टेट के क्राइटेरिया को हटा दिया गया। अब कोई भी, इंडिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेट से नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। स्टेट का रेजिडेंस होना अनिवार्य शर्त यह हटा दिया गया। तो ओपन बैलेट कर दिया गया, और किसी भी स्टेट का कोई भी व्यक्ति, तभी मनमोहन सिंह आसाम से चुन के आ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेट से चुन के आ सकता है। जैसे जैसे वैकेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग वहां से वो नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी की बात हमने कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। वोट कैसे कैलकुलेट होता है? तो वोट जो जीतने के लिए एक कोटा सिस्टम होता है, तो वो कोटा ऑफ वोट जो है वो देख लेते हैं क्या है। कोटा जो विनिंग वोट के लिए चाहिए, कि एक तो है कि टोटल वोट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स
number of seats to be filled प्लस 1, और इसको कैलकुलेट करने के बाद इसमें भी प्लस 1 ऐड कर देते हैं। यानी कौन जीतेगा, तो उसको मिनिमम वोट रिक्वायरमेंट जो है, मिनिमम एमएलए का सपोर्ट जो चाहिए वो कितना होगा, वो इस फॉर्मूला के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो बिहार का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। बिहार में आपके कितने वोटर्स हैं, तो 243 आज के डेट में वोटर्स हैं, 243 एमएलए हैं। कितने सीट के लिए चुनाव हो रहा है इस बार, तो 5 सीट्स के लिए चुनाव हो रहा है। तो 5 प्लस 1 कर दीजिए और प्लस 1, तो ये आपका आ रहा है 40.5 प्लस 1, यानी ये आ गया आपका 41.5। इसको राउंड ऑफ कर दीजिए तो 41, यानी किसी को भी जीत हासिल करने के लिए 41 एमएलए का सपोर्ट चाहिए। यहीं से आप इक्वेशन समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि महागठबंधन की बात कर लें, तो इनके पास मात्र 35 सीटें हैं, 6 वोट इनको शॉर्ट हो रहा है। और अगर एनडीए अलायंस की बात कर लें तो इनके पास 202 है, और 5 कैंडिडेट के लिए अगर आप देखेंगे तो 41 इंटू 5 यानी 205 एमएलए चाहिए थे, और इनके पास 3 शॉट है। इनके पास -6 है, इनके पास 3 है। तो ये कौन किसको वोट करेगा, 4 कैंडिडेट तो आप देखिए कि बहुत ही आसानी से जीत जाएंगे, उसमें निर्विरोध कोई कंटेस्ट नहीं है। लेकिन जो पांचवा कैंडिडेट होगा, वो एनडीए का जो कैंडिडेट है उसमें 3 वोट शॉर्ट हो रहा है, और जो महागठबंधन की तरफ से जो कैंडिडेट आया है उसको 6 वोट शॉर्ट हो रहा है। तो किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, एआईएमआईएम जो पार्टी है उसके 5 सीटें हैं, और बीएसपी मायावती की जो पार्टी है उसकी 1 सीट है। ये 6 लोग किसको वोट देंगे, उसी से आप देखेंगे कि इनके वोट के ऊपर नजर होगी कि ये किसको वोट देते हैं, इधर वाले को वोट देते हैं या इधर वोट देते हैं। तो हार जीत सुनिश्चित होगी, यानी फिफ्थ कैंडिडेट है उसको लेके कॉन्टेस्ट है। बाकी 4 निर्विरोध जीत जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 202 है, तो 41 इंटू 4 या आपका 164, ये तो आसानी से आपको मिल जाएगा। ये तो 89 और 85 जो बीजेपी और जेडीयू का कोटा है, इसी से आपका पूरा हो जाएगा। तो इसको लेके कॉन्टेस्ट है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि राज्यसभा की राजनीति जो है बिहार में क्या चल रही है। आगे बढ़ते हैं, काउंटिंग कैसे होती है। तो जो काउंटिंग होता है उसमें अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट प्रेफरेंस को काउंट किया जाता है, और मान लीजिए कैंडिडेट ए को 41 आ गया, तो इसको विनर, ये जीत गया। ए को 41, फर्स्ट प्रेफरेंस बैलेट पेपर खोल के देखा जाता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस ए को कितने मिले हैं, 41, तो वो जीत गया। अब मान लीजिए ए को 50 फर्स्ट प्रेफरेंस दिए गए हैं, इसको तो चाहिए था कितने, 41 ही। तो रिमेनिंग जो 9 है इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे को, ट्रांसफर ट्रांसफर टू अदर कैंडिडेट। कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, इसके वोट को, क्योंकि वोट का वेस्टेज नहीं होता है इसमें। ये जो 9 लोग जो अतिरिक्त जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, इस बैलेट को देखा जाएगा, इस 9 लोगों के बैलेट को निकाला जाएगा। इसमें ए को तो उसने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, अब देखा जाएगा बी सी डी जो ये जो कैंडिडेट थे, इसमें वो सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया है। मान लीजिए सी को सेकंड प्रेफरेंस दिया है, तो सी में एक वोट ऐड हो जाएगा। उसी तरह से ये 9 बैलेट पेपर को ओपन करके देखेंगे कि सेकंड प्रेफरेंस उसमें किसने दिया है, और उसके वाले में वो 9 वोट जो है ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी आपने सिंगल वोटिंग तो किया बैलेट पेपर पे, लेकिन आपके वोट जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है आपके वोट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा दूसरे कैंडिडेट को, क्योंकि इसने अपना विनिंग वाला कर लिया। तो बाकी 9 लोगों का वेस्ट क्यों होगा वोट, तो उसमें जो सेकंड प्रेफरेंस दिया है उसको ट्रांसफर करके ऐड कर दिया जाता है। सरप्लस जो है वोट उसको ट्रांसफर कर दिया गया, ये आप समझ गए। एलिमिनेशन ये कब होता है, जब मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट को, ए को भी मान लीजिए 37 वोट मिले, बी को भी 35 वोट मिले, किसी को भी 41 वोट नहीं मिला। वैसे केस में क्या होता है, सेकेंड राउंड ऑफ काउंटिंग होती है, और जिसमें मान लीजिए सी को 10 लोगों ने ही फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा, तो इनके वोट को हटा दिया जाता है। इस 10 बैलेट पेपर को फिर ओपन किया जाता है, और देखा जाता है कि इसमें सेकंड प्रेफरेंस पे कौन था, और वो वोट ए बी में अगर सेकंड प्रेफरेंस तो अकॉर्डिंगली उसमें ऐड कर दिया जाता है। मान लीजिए इस 10 बैलेट पेपर में खोल के देखा गया कि ए को फर्स्ट प्रेफरेंस पे 4, सेकंड प्रेफरेंस पे 4 लोगों ने रखा है, बी को 3 लोगों ने रखा है, सी को डी को 3 लोगों ने रखा है सेकंड प्रेफरेंस पे। तो ए वाला वोट जो है इसमें ऐड हो जाएगा, 4 इसमें 3, और डी वाले में 3 ऐड हो जाएगा। तो इसका कोटा 41 हो गया, तो ये जीत गया, इसको विनर हम लोग घोषित कर देंगे।
तो इसकी जरूरत तब पड़ती है जब किसी भी कैंडिडेट को 41 सीट्स कोटा वाला जो वोट है वो नहीं मिलता है, तो वैसे केस में हम लोग लास्ट वाले को एलिमिनेट करके उसके वोट को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये काउंटिंग ट्रांसफर हो गया। अब ये जो है आपका समरी शीट है, यहाँ देखिए कि वोट कौन करता है, तो इलेक्टेड एमएलएज ऑफ द स्टेट। सिस्टम क्या है, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बैलेट टाइप क्या है, तो ओपन बैलेट। मस्ट शो टू द पार्टी एजेंट। टर्म क्या है, 6 years है। साइकिल क्या है, 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। तो आज की क्लास में इतना ही। आपसे पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक